आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके जो रेलवे में जो भी सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अब ये क्लासेज आपके लिए रेगुलर चलती रहेगी। इसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप पे सभी के लिए ये क्लासेज इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और ये सीरीज़ हमने आज स्टार्ट कर दी है और आपको मैं डेली के डेली टारगेट देता जाऊंगा कि आज आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है और इसके प्रीवियस ईयर में करवाने वाला हूँ। और टॉपिक वाइज एकदम शानदार तरीके से देखो, ये सारे के सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से डिटेल से करवाने वाला हूँ। आप चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार सवाल कहाँ से और कैसे पूछा गया, क्या हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि हम यहाँ पे किन किन पेपरों की बात करने वाले हैं। तो रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनके 15,000 प्लस हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 15,000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आपका रहने वाला है मेनली एक तो एनटीपीसी का देखो 2019 में पेपर हुआ था लेटेस्ट, वो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, यानी कि एनटीपीसी में 2 सीबीटी होते हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2, दोनों को क्लियर करने वाले हैं। ग्रुप डी का पेपर करने वाले हैं, आरआरबी जेई का, और जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के जो कांस्टेबल और एसआई दोनों के, जिनमें एक में 17 सेट और एक में 23 सेट, यानी कि 510 प्लस 690 क्वेश्चन है। इन सभी को हम करने वाले हैं जो आपके जनरल नॉलेज के पूछे गए, जीके के पूछे गए, ठीक है। बाकी मैथ्स का क्या करना है इनका भी मैं आगे बताऊंगा। फिर आरआरबी जेई आपके स्टेज फर्स्ट का, और फिर आपके आएगा कि सर लोको पायलट का भी होगा। तो हाँ, आरआरबी एएलपी का भी होगा, फर्स्ट और सेकंड, पहले सेकंड हुआ करता था और फर्स्ट भी हुआ करता था, ठीक है। और आज भी होता, पहले टेक्नीशियन में ऐसा ही होता, लेकिन अब की बार टेक्नीशियन में एक ही पेपर है। तो एएलपी का करने वाले, ग्रुप डी का 2018 का, एनटीपीसी 2015, जेई 2014 और 15, यानी कुल मिला के बात करें तो आपके 625 पेपर हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। कितने? 625। पहली क्लास है इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ। रेलवे के आपके 625 सेट हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिनमें से आपके 15,210 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होंगे? 15,210। ये तो सिर्फ क्वेश्चन है। अब इनकी डिटेल से आप पढ़ोगे ना इनको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका मन लगे या नहीं लगे, आप स्टार्टिंग की 5 क्लासेज लेके देखना। अगर आपको खुद में चेंजमेंट ना मिले तो आके मेरे को बोलना कि सर आपने ऐसा बोला और ऐसा नहीं हुआ। हम है ना फालतू की चीज़ें बहुत पढ़ लेते हैं और काम की चीज़ें छूट जाती है, या कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये पता होगा आपके इन पेपरों से। आप चाहे 1.5 की स्पीड से देखो, 1.5 गुणे की स्पीड से देखो, लेकिन देखना है। देख लो यहाँ पे जो आपके एनटीपीसी है, एनटीपीसी के अंदर जो सीबीटी फर्स्ट है इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें सीबीटी 2 में 40 क्वेश्चन आते हैं, और ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके ये इस प्रकार क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है। जेई में 15 क्वेश्चन और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों में 30-30 सवाल आते हैं। अब सोच लो कितना जीके का वेटेज है। और जीके आप कहते हो ना किसी गलत होते हैं, ये पढ़ने के बाद में आप पूरी सीरीज देखना, और जिस प्रकार मैं बोलूँ उस प्रकार अगर आप कर लोगे ना तो आपको सिंगल एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आपको देखो मैं आज करवाने वाला हूँ एक तो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, स्टोन एज, हिंदी और इंग्लिश। कुछ टर्म्स मैं आपको इंग्लिश में भी क्लियर करते चलूँगा, लेकिन मेनली अपने हिंदी रहने वाली है। तो हिंदी मीडियम वाला अच्छे से देखे, और कुछ से टर्म्स होती है जो इंग्लिश मीडियम वाला भी आसानी से समझ जाए, उसके लिए भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी अपने क्लासेज के बारे में चीज़ें रहने वाली वो मैं आपको सारी बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखना। और एक होगी आपके इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक प्रागैतिहासिक काल वाला हम पढ़ने वाले हैं। आज के ये 2 चैप्टर रहेंगे। फिर अगले 2 चैप्टर रहेंगे, एक तो महाजनपद रहेगा, महाजनपद, जिसमें से कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वैदिक काल है ना वो वापस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो वैदिक काल के और महाजनपद के हम कल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
आज हम सिंधु घाटी सभ्यता और आपके जो प्रागैतिहासिक काल वगैरह है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले। तो मैं आपको इसी प्रकार पहले बताता चलूँगा और आपको डेली टारगेट दूंगा कि आपको ये पढ़ के आना है, फिर मैं आपको यहाँ पे वापस क्लियर करूँगा। आई बात समझ में? चलिएगा, तो ये इस प्रकार कुछ फॉर्मेट रहने वाला है। चलिएगा, पहला पर्सन आपके स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, जिनको नॉर्मली कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ टीचर पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। और जो भी पढ़ाते हैं वो देखो, मैंने क्लासेज देखी है बहुत सारी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं और सवाल पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो सवाल कहाँ से आ रहा है इसका जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा टीचर आपके लिए सही है और कौन सा टीचर आपके लिए सही नहीं है। देखो, बहाने तो आपके पास बहुत होंगे कि डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हो सर, आपके पास तो डिजिटल बोर्ड है। तो वो कोचिंग में मैं वहाँ अभी नहीं जा पाता, वापस रात को, या आपके रात को क्लास शूट हो रही है, तो मैं ये इधर ही करवा रहा हूँ। और बाकी मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के, इनके मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे करवा दूंगा। आई बात समझे? जीके में कोई इतना है नहीं, और आपको मैं यहीं पे क्लियर करते हुए चलूँगा। इससे पहले आपके लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन कोड कि आखिर सर अभी तो हमारा पेपर ही नहीं है, अभी हम क्यों मेहनत करें। पहली बात तो देखो, 15,000 क्वेश्चन काफ़ी होते, तो उसको करने में हमें टाइम तो लगेगा। ठीक है, मैं आपको 2 महीने में करवा दूंगा। अब देखो, समय के पास से इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे। जो समय आपका चला जाएगा ना, जो समय आपका चला जाएगा वो लौट के कभी नहीं आने वाला। बस फिर आपके लिए सिर्फ पछताना होगा कि अगर हम उस समय में ऐसा कर लेते तो ऐसा होता। तो समय रहते आप कर लो, इसीलिए मैं समय रहते आपके लिए क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, और ऐसी क्लासेज आपको यूट्यूब पे क्या, आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो टाइम ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम है वो बहुत वैल्यू टाइम की। ये पहली क्लास ही थी, इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, और आप कहोगे तो मैं आपको इनकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्लास ज़रूर देखनी है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे भी, पढ़ोगे भी और सुनोगे भी, तो 3 काम आपके साथ होते रहेंगे, यहाँ पे याद ज़्यादा होगा। तो हम बात करने वाले हैं पाषाण काल की, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज के बारे में। इसमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत आता है? देखो, पाषाण काल में ज़्यादातर NTPC में और ग्रुप D में सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है? तो जहाँ से सवाल पूछे गए मैंने एक एक सवाल उठा लिए, सारे के सारे, कहीं से भी हो। और एक बात आप बताना कि ये टॉपिक वाइज सही रहेगा या आपके लिए वो पूरा पेपर जिस प्रकार का आता है 100 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन का, वैसे करवाऊँ। उससे ज़्यादा अच्छा मेरे को ये लगा कि आपको इस प्रकार करवा दिया जाए। तो कौन सा आपके पाषाण युग से संबंधित नहीं है? देखो, नई वाला पूछा है, तो यहाँ पे पूरा पाषाण हो जाएगा। नव पाषाण है और मध्य पाषाण 3 है, लेकिन ताम्र पाषाण है, ये तो नव पाषाण के बाद में आया। तो पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण, ये तीनों के तीनों स्टोन एज है। अरे, स्टोन का मतलब क्या होता है? स्टोन का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर होता है। स्टोन का मतलब होता है आपके पत्थर। ठीक है, मैं आपको हर एक पॉइंट समझाता चलूँगा। ये है पत्थर, तो स्टोन में आपके तांबा कहाँ से आ गया? अरे, जहाँ पत्थर की खोज हुई, पत्थर निकले और पत्थर के बारे में जानकारी थी, तो तांबे की जानकारी उससे पहले थोड़ी हुई। पहले पत्थर की हुई, फिर तांबे की हुई। क्लियर है? चलिएगा, तो ताम्र पाषाण ये आपके नव पाषाण के बाद में आता है। चलिए, ये आपके NTPC का था सवाल, ये आप साथ के साथ देखते जाना, और रिपीट होते क्वेश्चन बहुत सारे। यहाँ पे मैं अब इनको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। आपको पता है पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो मनुष्य किन के औजारों का प्रयोग करता है? पत्थर के औजारों का। पाषाण युग के 3 चरण हैं। पाषाण युग के कितने चरण हैं? 3। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये आपके तीनों को तीन किसके हैं? पाषाण काल के। देखो, इनके नाम के पीछे भी आ रहा है पाषाण, 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 नव पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण। तो तीनों पाषाण युग के 3 चरण है, और ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद में आया। तो नव के बाद में कौन सा है? ये तांबे वाला आया, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा। देखो, जब पत्थर वाला काल था, तो मनुष्य जो औजार बनाता था वो किसके बनाता था? पत्थर के। लेकिन जैसे जैसे आगे आते गए,
और जैसे जैसे मनुष्य में थोड़ी समझ आती गई वैसे वैसे इन्होंने तांबे का आविष्कार किया, तांबे को बनाया, तांबे को निकाला और तांबे के बारे में जानकारी मिली। फिर इनसे ये आपके औजार वगैरह बनवाने लगे। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तो तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने कब किया? 5000 ईसा पूर्व। यह मेरे ख्याल से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। मैं आपका यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा, लेकिन पॉइंट हर एक चीज़ क्लियर करता चलूँगा। पहली बात, पाषाण युग में किसका प्रयोग? पाषाण का, यानी कि पत्थर का। और फिर आपके तांबे वाले में जो भी औजार बनते थे वो तांबे से बनते थे। पाषाण युग के 3 चरण हैं, कौन कौन से? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। एक ये याद रख लेना कि हाँ जी, आपके तांबे का प्रयोग मनुष्य ने 5000 ईसा पूर्व किया था। क्लियर? और ये मेरे को पता है कि जो बच्चे अभी जुड़े ना वो लास्ट तक, अंत तक जुड़े नहीं रहेंगे, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो अंत तक जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1957 से 58। तो भीमबेटका गुफा पहले तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ है? एमपी के रायसेन में। कहाँ पे? एमपी के रायसेन में, यह आपको पता होना चाहिए। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? एमपी के रायसेन में। कहाँ पे? एमपी के रायसेन में। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसी लगी। एमपी के रायसेन में, रायसेन एक एमपी का जिला है, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं। अब ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो आपसे अगर पूछ ले कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ किससे घिरी हुई है, तो विंध्य पर्वतमाला से। और ये एक पुरापाषाणी गुफा है। कौन सी है? पुरापाषाणी, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर द्वारा 1957 से 1958 में की गई। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके, खोज किसने की थी आपके भीमबेटका गुफा की? तो ये की थी श्रीधर वांकणकर। ठीक है, विष्णु श्रीधर वांकणकर। और 1957 1958 ये आपको पूछा गया है। और वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में निम्न में से कौन सा स्थल शामिल है या नहीं है? तो उसमें एक नाम होगा भीमबेटका। तो भीमबेटका शामिल है, भीमबेटका शामिल हो जाएगा आपके। क्लियर? तो यहाँ पे आपके देखो, मैं रिवाइज भी साथ के साथ करवा रहा हूँ, हर चीज़ साथ में करवा। पहली बात तो भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में किसने? विष्णु श्रीधर ने। फिर कहाँ पे? एमपी का जो रायसेन जिला है यहाँ पे। फिर इनके चारों ओर पर्वतमाला है, उसका नाम है विंध्य पर्वतमाला। बस यही चीज़ें याद रखनी है, और क्या है इसमें? अब बताओ, इतना डिटेल से आपको मेरे को नहीं लगता कि थ्योरी की क्लास में भी मिलेगा। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये एनटीपीसी का सवाल है, शिफ्ट फर्स्ट का है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य। तो जो मानव था, इनका जीवन किस प्रकार था, किस प्रकार इन्होंने आग का आविष्कार किया, किस प्रकार का खाना खाते थे, पहले मांस का प्रयोग, कच्चे मांस का प्रयोग करते थे, फिर उसको पका के खाते थे। ये सारी की सारी जानकारी आपको भीमबेटका के जो शिलालेख है यहाँ से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। तो अभी वापस देखो, आपके साथ के साथ रिवीजन हो रहे हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? एमपी है। किस क्षेत्र की है? विंध्य क्षेत्र की है। भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला, भोपाल है, भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला है। यहाँ पे भीमबेटका गुफाओं में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो प्राचीनतम साक्ष्य मानव जीवन के कहाँ पे मिले? भीमबेटका गुफा से। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की, कहाँ की? मध्य पाषाण युग की है, परंतु यहाँ पे उत्तर पाषाण, ताम्र पाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र शामिल है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, भीमबेटका की गुफा एमपी के रायसेन जिले में, और ये विंध्य श्रेणी का भाग है। 1957-58 में विष्णु श्रीधर ने खोज की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होगा आपके लिए, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ हुई है? तो भारत में पाषाणकालीन आपको पता है कि ये हुई आपके भीमबेटका में। कहाँ पे हुई है? भीमबेटका में। चलिएगा,
भीमबेटका में आपके पाषाणकालीन जो शिलालेख है ये मिले हैं। अब ये चित्रकारी की हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि जो उपमहाद्वीप पर मानव रहते थे इनके हैं, ठीक है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकली ये भीमबेटका भारत के MP प्रांत के रायसेन जिले में, ये सारी चीज़ें आपके रिपीट हो रही हैं। देखो इतनी सारी चीज़ें इतनी बार रिपीट होगी कि आप ही कहोगे कि सर बस अब याद हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम में। तो सबसे पहले पूरा पाषाण आया, फिर मध्य आया, फिर नव आया। अरे नया वाला बाद में आता है, पूरा का मतलब होता है पहले वाला, तो पूरा का मतलब पहला, और फिर मध्य वाला बीच में। तो पहले पूरा पाषाण आया, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। क्लियर हो जाएगा याद। चलिएगा वापिस आपके लिए वही कि आपको हर एक चीज़ याद हो जाए। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि तथा लेखन का विकास नहीं किया था। और यानी कि यहाँ पे ना मानव की कोई लिपि नहीं थी, जिस प्रकार अपने हिंदी भाषा की लिपि क्या है देवनागरी, उस प्रकार कोई लिपि नहीं थी, यानी कि वहाँ लिखने का कोई विकास नहीं था। उसका जीवन पत्रों के इर्द गिर्द ही सीमित था, यानी कि ये ज़्यादातर पत्र के बारे में जानता था और कुछ नहीं जानता था। देखो हथियार बनाता, औजार बनाता तो भी पत्थर के बनाता। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो औजार भी आपके किसके पत्थर के बनते, आग भी पत्थर से जलाता, शिकार भी पत्थर से करता। तो ये सारा जीवन इनका जो पत्थर के आसपास है यहीं पे घूमता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में किसकी महत्ता थी, तो ये थी पत्थरों की, इसलिए इसे पाषाण काल का। इस पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये मैंने आपको अभी क्लियर करवाया। अब देखो इनको चार्ट के रूप में समझे। अगर चार्ट के रूप में हम समझे ना तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भारत का इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्यऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिले, यानी कि रिटन एविडेंस आपको नहीं मिले। फिर आद्य ऐतिहासिक में बात करें ना तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिल गए लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया। तो ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काल है जहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया, उनकी भाषा समझ में नहीं आई। यानी कि इस टाइम का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना तो कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का ये लिखा गया था, हमें समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है। फिर ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पे पूरे के पूरे साक्ष्य आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल साक्ष्य नहीं मिले, यहाँ पे साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं गए, और यहाँ पे साक्ष्य मिले। अब साक्ष्य पाषाण काल के नहीं मिले, लेकिन सिंधु सभ्यता की बात करें ना तो ये आद्य ऐतिहासिक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे जो साक्ष्य तो मिले हैं, कुछ लिखी हुई चीज़ें तो मिली गई लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। आई बात समझ में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर बात करें पाषाण काल की तो पाषाण काल अभी मैंने आपको बताया पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये इनके आप डेट भी याद कर सकते हो। तो ये आपके पाषाण से संबंधित है जो क्वेश्चन थे वो आपके क्लियर हो गए। 5 सवाल आए हैं और यही सारे के सारे NTPC और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता के सवाल सभी में पूछे गए हैं आपके, NTPC हो या कोई भी अलग रेलवे का एग्जाम हो, सभी में पूछा गया है। तो इंडस सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो देखना इसमें आपके मैं इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यानी कि 6, 7, 8 इस प्रकार आपके चलेगा। तो आज आपके 2 टॉपिक हो जाएंगे, एक तो स्टोन एज वाला और एक इंडस सिविलाइजेशन वाला। कल का मैंने आपको टॉपिक बता दिया, एक तो वैदिक सभ्यता पढ़ गया ना और एक महाजनपद पढ़ गया ना, ठीक है। और आप बताना मेरे को कि आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना के या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें आपको डेली टारगेट दूं और फिर आप वो पढ़ गया और फिर मैं आपके यहाँ पे उनको क्लियर करवाता हुआ चलूँ।
ठीक है, तो चलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का हम पहला सवाल करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, यानी यहाँ शिल्प निर्माण होता था तो इसके लिए सीप कहाँ से आते थे, तो ये आते थे नागेश्वर से। कहाँ से आते थे, नागेश्वर के। ये CBT 2 का सवाल है आपके NTPC का। ठीक है, स्टेज 2 का मतलब है CBT 2। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। तो यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सीप मिलते थे ये नागेश्वर से मिलते, और नागेश्वर गुजरात में पड़ता है। बस ये याद रखना है आपको, और बाकी एक बार आप इनको देख लेना। नेक्स्ट, ये भी आपके NTPC के क्वेश्चन है। ये नहीं कि ये आपके सिर्फ, अगर मैं NTPC का बता रहा हूँ तो ये सिर्फ NTPC में आएगा। जब मैं आपको है ना आगे डिटेल से और क्वेश्चन करवाऊंगा ना आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सवाल है ना ग्रुप D में भी पूछा गया है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, लोको पायलट में भी पूछा गया है, RPM में भी पूछा गया, तो NTPC में भी पूछा गया। 7-7 जगह एक सवाल सेम ही। तो आप खुद देखोगे ना, बोलोगे सर क्या गजब बात है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, और आज के आपके 38 क्वेश्चन है। कितने, 38। तो टाइम लगे तो लगे, लेकिन हम इसको पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है, तो पंजाब में कौन सा है, रोपड़। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपड़ क्षेत्र है जो आपके पंजाब का है। क्लियर। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पंजाब नहीं, रोपड़ की खोज। तो रोपड़ की खोज 1950 में की, बीबी लाल ने की थी। किसने की थी, बीबी लाल ने की थी। ये स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके, इम्पोर्टेंट लगा के अब भी नोट कर सकते हो कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये मिला रोपड़ पंजाब से। कहाँ पे, रोपड़ पंजाब से। और ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और इसकी खोज बीबी लाल ने 1950 में की थी। कब की थी, बीबी लाल ने 1950 में की थी, सतलज नदी के तट पर की। कहाँ पे, सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट, हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये क्या है, अब आपको है ना टीचर बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने भी पढ़ा है, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने पढ़ाया नहीं कि रोडोनाइट क्या है, गोल्डन रूटाइल, सेलेनाइट, ये नाम ही नहीं सुनाते हो। ठीक है, तो लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आ रखा है NTPC का, जो CBT 2 है यहाँ पे पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्टे एयरटाइट। ठीक है, तो चलिएगा, हड़प्पा की अधिकांश मोहरों की सेल खड़ी, यानी सेल खड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टे एयरटाइट से बनाया जाता है था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। आप क्लास का टाइमिंग भी बताना कि किस टाइम पे आपकी क्लास रखी जाए। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चरट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें, मानक मुहरें 2x2 की साथ चौकोर होती थी। अरे 2x2 होगी, जैसे 2 ऐसे 2 ऐसे, यानी जितनी लंबाई है उतनी इसकी क्या थी, चौड़ाई थी, जिनका उपयोग सेक सी के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें थी। यहाँ पे देखो, हड़प्पा में जो भी मोहरें मिले ना, उस पर जानवरों की तस्वीरें थी, और यहाँ पे चित्र में लिपि थी। चित्र में लिपि का मतलब है यहाँ पे जो आपके रिटर्न में कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ चित्र बना के बातों को समझाया गया है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वर्षभ, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा थे। ठीक है, ये जो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे कुछ एविडेंस मिले, जिनमें से जो मोहरे मिले ना, इन पे
इस प्रकार के चित्र दर्शाए गए हैं, ये इनके चित्र दर्शाए गए। आपको चाहे क्लास में मज़ा आए या नहीं आए, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको क्लास में बना रहना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को पता है कि सारे की सारी क्लास में नहीं बने रह सकते, तो सारों का सिलेक्शन थोड़े होगा। तो जो क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक, और ये नहीं 2 दिन 5 दिन 10 दिन इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। जब तक ये 15,000 प्लस क्वेश्चन आपके नहीं हो जाए ना, 15 का नाम है आपके, मैं 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और मैं आपके मैथ्स के भी, साइंस के भी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर आप देखना आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा है गुजरात में। कहाँ पे? धोलावीरा आपके गुजरात में, ठीक है। जो धोलावीरा है वो गुजरात के कच्छ जिले में। देखो पूरे दिन बोलते हैं, हम क्लासेज लेते हैं ना ऑफलाइन, तो पूरे दिन में थोड़ा वो लास्ट तक एनर्जी तो डाउन हो ही जाती है। अब आपके लिए राहत में ही शूट कर रहे हैं कुछ ना, अब जैसा होगा वैसा। मान लो मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ तो वो जीभ से ही फिसल रहे हैं, यानी कि बोला ही नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आपके लिए इस प्रकार की क्लासेज आ रही है, तो आप इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और हमें भी बताइए कि हाँ सर हमारे लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कहाँ पे? भचाऊ तालुका में। नाम ही देख लो, भचाऊ तालुका। ये कहाँ पे? कच्छ जिले के धोलावीरा गुजरात में। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इस स्थल की खोज, धोलावीरा की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। तो जे जोशी द्वारा किसकी खोज की गई थी? धोलावीरा की खोज की गई थी 1968 में। यहाँ पाए गए कलाकृति में टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है बताना तुम? टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि मिले। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो अभी तक के यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा आपके शामिल है या नहीं है यूनेस्को की विश्व धरोहर में, और फिर धीरे से जो ट्रेंड है क्वेश्चनों का वो चेंज हुआ और पूछा कि धोलावीरा को कौन से नंबर की विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया, तो ये 40वां। लेकिन अब आपको पता है सवाल कैसा पूछेगा? अब वो सवाल पूछेगा कि धोलावीरा है ना, इसको कब शामिल किया गया। वहाँ पे ऑप्शन होंगे जून 2021, जुलाई 2021। मैंने सारे पेपरों का एनालिसिस किया है। आप देखना अगर ऐसा सवाल नहीं पूछे ना, तो जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। डीपली क्वेश्चन अब धोलावीरा से बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, इससे ज़्यादा वो डीपली क्या बनाएगा? वो पूछेगा धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात, और जिला पूछे तो कच्छ जिले में। खोज 1968 में जगपति जोशी ने। फिर क्या पूछेगा? इनको इसमें आपके विश्व धरोहर में कब शामिल किया? जुलाई 2021 में। और कौन से नंबर की? 40वें। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनेगा जुलाई 2021। और ये बाकी गलत करेंगे लेकिन आप सही करोगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का ये पहला स्थल है। तो सिंधु सभ्यता का अगर पहला स्थल दिखे कि विश्व धरोहर में शामिल हुआ तो ये आपके धोलावीरा ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी है? अब देखना ये, तो ये है आपके सिंधु घाटी सभ्यता। अरे धोलावीरा कौन सी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का। बात क्लियर है? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल सेनानगर, द ग्रेट बाथ, आपको इसी प्रकार मिल सकता है कि द ग्रेट बाथ। तो आप थोड़े से ये वर्ड भी ध्यान रखिए, द ग्रेट बाथ, यानी कि इसका मतलब क्या है? विशाल सेनानगर। ये एक विशाल सेनानगर था। ये इसकी जो आकृति है वो पूछी, तो ये आकृति थी इसकी आयताकार। कैसी थी? आयताकार। नेक्स्ट आपके इसमें आता है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल सेनानगर एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज RD
बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की। और यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट करके रखना, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कि पशुपतिनाथ की 3 मुख वाली मूर्ति कहाँ पे मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आई बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो हड़प्पा शहर आपको पता है कि रावी नदी के तट पे मिला। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे। देखो आपको यहाँ पे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर हो रही है, जिसमें हड़प्पा भी हो रही है तो मोहनजोदड़ो भी हो रहा है। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला। तो हड़प्पा शहर कहाँ पे? पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है यहाँ से और रावी नदी के तट पर मिला है, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिल्ला है? तो ये होगा आपका मृतकों का टिल्ला मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का मतलब ही क्या है? मृतकों का टिल्ला है, क्लियर। और कुछ बच्चे लेट जुड़े तो मैं उनको बता दूं कि ये सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो या रेलवे की तैयारी करो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या बदलेगा? मृतकों का टिल्ला मोहनजोदड़ो को कहते हैं, बस बात खत्म। ऐसे ही सवाल पूछेगा। अब ये थोड़े पूछेगा कि एसएससी है तो चलो इसको मृतकों का टिल्ला मेसोपोटामिया को बता दे, ऐसा तो होगा नहीं ना, या बालाकोट को बता दे, ऐसा नहीं होगा। मृतकों का टिल्ला मोहनजोदड़ो कहते तो उसी को कहेंगे। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। रेलवे देखो आपको बहुत डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, और डीपली क्वेश्चन का हमें पता कैसे लगेगा? जब आप ये पढ़ोगे तो। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। ये लरकाना वाला भी आपके एसएससी में पूछ रखा है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है, जो लरकाना जिला है यहाँ पर है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टिल्ला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया मैंने, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिल्ला होता है, और यह होता है आपके सिंधी भाषा में। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ पे? बताऊं मोहनजोदड़ो कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपके सिंध में। कहाँ पे? सिंध में। जो पाकिस्तान है यहाँ का सिंध है, यहाँ पे है आपके जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, इसमें एक लरकाना जिला है और सिंधु नदी है यहाँ पे। चलिएगा नेक्स्ट, इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टिल्ला, सिंधु नदी, लरकाना पाकिस्तान, और 1922 राखलदास बनर्जी। और यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ने होकर जनतंत्रात्मक थी, ठीक है। यहाँ पे कोई राजा वगैरह नहीं हुआ करता था, यहाँ पे जनता ही राजा हुआ करती थी। तो जब भी वापस पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए, मैं आपको किसी दिन लिस्ट बता दूंगा। मृतकों का टिल्ला देखो, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टिल्ला, सिंध पाकिस्तान, लरकाना जिला, सिंधु नदी, और 1922 राखलदास बनर्जी, और जनतंत्रात्मक, ठीक है। बस इतने ऐसे पॉइंटों में आप याद रख लो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में। देखो थोड़ी सी आपको सर दर्द वाली तो लग सकती है, लेकिन आप लगातार लोगे, आप 5 दिन ले लो लगातार, आपकी आदत पड़ जाएगी, और सवाल इनसे बाहर आपके कहीं भी जाने वाले या नहीं, आप खुद देख लो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनिये बनाना, सेब काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से सहित शिल्प उत्पादन के लिए? तो शिल्प के लिए चनहूदड़ो है। कौन सा है? शिल्प के लिए चनहूदड़ो। नेक्स्ट,
मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में एक शहर है चनहुदड़ो। इसकी खोज 1931 में एमजी मजमूदार ने की। और यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे जुकर या जाकर भी कहते हैं। तो प्राक हड़प्पा को क्या बोलते हैं? जुकर या जाकर कहते हैं। क्या अवशेष भी मिले। यहाँ पर निवास कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मुहरे, मुद्रा और प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। आप बाकी चीज़ें याद रखो या ना रखो, मैं सवाल बता रहा हूँ वो ये रख लो कि एकमात्र ऐसा शहर या एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है, तो ये सीधा का सीधा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, नहीं चनहुदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो हो जाएगा। वक्राकार ईंटों के लिए चनहुदड़ो हो जाएगा, चनहुदड़ो। ये क्लियर? ये कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले किससे खोजा गया था? ये खोजा गया था आपके हड़प्पा को। हड़प्पा को कब खोजा गया था? 1921 में। 1921 में खोजा गया था। और किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। क्लियर? चलिएगा अब इसकी डिटेल देखो तुम। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। चलिएगा, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी कि नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो नटराज आप सभी को पता है। देखो ये जो मूर्ति है ये डांस करती हुई है, ये आपके मिली है हड़प्पा से। कहाँ से मिली? हड़प्पा से। और सबसे पुराना स्थल भी कौन सा है? हड़प्पा है। ये भी एनटीपीसी का सवाल है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर आप तो एनटीपीसी के करवा रहे हो, तो पहले एनटीपीसी के आएंगे, फिर ग्रुप डी के, फिर ये इस टाइप से चलते रहेंगे और मिक्स भी है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस टाइप से पढ़ते जाओ। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वे दाहिने पैर के बल पर खड़ा है। बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। नटराज के आदि रूप का द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7-8 इंच है। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो गुजरात में आपको सभी को पता है कौन सा पाया गया? धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा मिला है। अब धोलावीरा के बारे में जो भी चीज़ें आप बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। कब किया बताओ? और ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। ये वैश्विक धरोहर, यहाँ पे पूछ सकता है कौन सा द्वीप है, तो खादिर बेट द्वीप। खादिर बेट द्वीप। और इतना डीपली आपको क्वेश्चन मतलब कोई आपको डिटेल से इतना नहीं पढ़ाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप पढ़ लो। अगर आप हर सब्जेक्ट में अगर इस प्रकार से 2-2 क्वेश्चन ही आगे हुए ना, तो जीके की कम से कम आप 5-6 सब्जेक्ट मान लो 12 नंबर जीके में आगे हो गए, और बाकी 2 मैथ में, 2 रीजनिंग में, इनमें मान लो तो आपको मैं 15 क्वेश्चन लोगों से आगे कर दूंगा जो पास होंगे ना। सिलेक्शन तो चलो जिसका होगा, लेकिन तुम्हारी रैंक निकलनी चाहिए, ठीक है? अरे रैंक का मजा ही कुछ और होता है। भारत का 40वां स्थल है और 1968 में पुरातत्व जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, और डिटेल मैंने आपको पहले बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आपके टाइम ज़्यादा हो गया तो कोई ना, चलता है। और अभी मैं आपको यहाँ पे टाइम बताऊँगा, आधी रात आ गई, ठीक है? 12:30 से ज़्यादा टाइम होने को आ गया लगभग।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है, ये तीनों तो है, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लेकिन उरुक हमने अभी तक पढ़ा नहीं, यानी कि उरुक इसमें शामिल ही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, ये याद रखना कौन कौन से। मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी का, कालीबंगा है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, लोथल और राखीगढ़ी। जबकि उरुक और सुमेरियन सभ्यता, उरुक कहाँ का है? उरुक एक सुमेरियन सभ्यता थी, यहाँ का एक शहर था। उरुक सुमेरियन सभ्यता का है, लेकिन हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा ये सारे ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता या पहले खोज हड़प्पा सभ्यता की भी हुई थी, इसलिए इसी को सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते थे। तो ये सिंधु नदी के किनारे मिली, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में ये प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। तो प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को कौन दर्शाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता दर्शाती है। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? तो जलाशय का साक्ष्य आप सभी को पता है धोलावीरा से मिला है। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यह नगर आयताकार बना है। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटड़ा से कलश से समाधान के साक्ष्य मिले। तो कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले आपको पूछ ले तो ये मिले सुरकोटड़ा से। और जो आप ये बताना कि आयताकार जो आपके जलाशय था या आयताकार जो स्नानागार था ये कहाँ से मिला है, और आंसर आपके सामने ही पड़ा, देख लो। रोपड़ से सेलखड़ी की मूरे, मर्द भांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले। तो जो रोपड़ से है ना, ये यहाँ पे सेलखड़ी की मूरे मिली है, मर्द भांड मिले और कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटड़ा होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। सुरकोटड़ा गुजरात में है। यहाँ पे इनकी डिटेल देखो। सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा यह आपके गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पे? कच्छ जिले में, गुजरात के में। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने, 20 बार तो नाम आ गया जगपति जोशी जी का, अब भी याद ना हो तो गलती तुम्हारी है, यानी कि ध्यान नहीं देते। अब देखना कुछ स्थल है और इनमें से एक सवाल आपके पक्का छपेगा, एक सवाल आपके पक्का छपने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटड़ा यह गुजरात में। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा गुजरात में। आलमगीर यूपी में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, देमाबाद महाराष्ट्र में, रोपड़ पंजाब में। यानी कि आलमगीरपुर कहाँ पे मिला? यूपी का है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में। मांडा कहाँ की? जम्मू कश्मीर। देमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। सुरकोटड़ा कहाँ पे? गुजरात में। रंगपुर कहाँ पे? गुजरात में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। और धोलावीरा कहाँ पे? ये भी गुजरात में। क्लियर? चलिएगा, आप क्लास को चाहे 1.5 की स्पीड में देख लो और हो सके तो 2 बार देख लेना आप इसको। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा संभाला? तो ये थे आपके सर रॉबर्ट एरिक मार्टियर। सर रॉबर्ट एरिक मार्टियर व्हीलर। चलिएगा, ये आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि रैम व्हीलर, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बारे में देखो डिटेल से। सर रॉबर्ट एरिक मार्टियर व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला
और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य क्या था? राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और जो पुरातात्विक स्थल है, जो इनके अवशेष है, इनका रख रखाव करना था। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो जो पुरातत्व सर्वेक्षण है ये कहाँ पे? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती है। अभी वर्तमान में कौन है? वी विद्यावती। चलिएगा नेक्स्ट, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई? तो ये की गई थी आपके आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ये देखो, फुल डिटेल से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और रेलवे की आप किसी भी तैयारी करो, आप सभी को इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम में आप में जब बैठोगे तो याद करोगे कि सर क्लास थी, मज़ा आ गया। ठीक है। हाँ, रेलवे के सारे पेपर मैंने ले लिए, लेकिन एसएससी की इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो अगर आपको एसएससी के भी प्रीवियस सेट चाहिए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या? मृतकों का टिल्ला। क्या? मृतकों का टिल्ला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। और यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार, ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो यहीं से मिला है। ठीक है। और ये जो स्नानागार मिला ना, ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है। यानी जो अन्न रखने का साधन था वो अनागार मिला, जो कि 4571 मीटर लंबा और 1523 ये पॉइंट है, 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांस्य की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत आदि मिले हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब आपके लगभग 13 क्वेश्चन बच्चे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में वे उत्तर में मालवा तक फैली हुई। आप ये बताओ, ये जो बैकग्राउंड है, ये जो चित्र बना रखे हैं, ये देखो इस प्रकार है, ये कैसे लगे? ये चेंज करूँ या यही रहने दूँ? बताना आप कमेंट करके। मेरे को थोड़ा अच्छा लगा इसलिए ये ले लिए, क्योंकि वाइट भी है और चित्र भी अच्छे लग रहे हैं, आपका भी पढ़ने में मन करे। ठीक है, इसलिए तो ये है आपके 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पे पड़ा। तो हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे ये पहली बार खोजी गई थी और जो स्थल था जो खोजा गया था उसी का नाम हड़प्पा था, तो इसलिए हड़प्पा संस्कृति नाम रख दिया। ये स्थल रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे? हड़प्पा रावी नदी के तट पर। खोज 1921 में दयाराम सानी और माधव स्वरूप वत्स ने की। हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी में। हड़प्पा बोले या सिंधु बोले, दोनों ही कहाँ पे? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। क्लियर? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, यह आपके एनसीईआरटी से डाटा उठाया गया है। एनसीईआरटी में मिलता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। चलिएगा अब यहाँ पे और डिटेल। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। ये एनसीईआरटी का पूरा डाटा है, याद रखना। और यहाँ पे जो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व थी। यानी कि C14 की बात करें, एक कार्बन पद्धति होती है जहाँ पे पदार्थों में जो कार्बन उपस्थित होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये कितने वर्ष पुरानी है। तो इसके अकॉर्डिंग 2500 से 1750 ईसा पुरानी मानी जाती है।
कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3200, 3250 से 2750 भी बताते हैं, लेकिन ये है आपके एकदम सही है। और अगर वहाँ पे एनसीईआरटी का मिले तो 2550 से 1900, तो दोनों याद रखनी है आपको। ये याद ना रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों आ जाए तो यही करना है, और ये दोनों कभी भी साथ देगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा और जो, हाँ अगर इस प्रकार दे कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार क्या बताई गई है, वहाँ पे ये तीनों ऑप्शन मिले तो इसमें ये आपको 2500 से 1750 बताना है। क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, आपने ऑप्शन में था, ऑप्शन में 3000, तो 3000 देखो किसके करीब है, 3000 है कि नहीं है इसके करीब, आपके लगभग 2500, 3200 इन सब के पास में आ रहा है। का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आज हम उन्हें कहते हैं आपके पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्या कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। चलिएगा, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार भारत, जो पश्चिम वाला भारत है यहाँ और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में इसकी खोज 1921 में दयाराम सानी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब का है, सिंधु घाटी सभ्यता कब की है बताओ, अरे कब की है, 2500 ईसा पूर्व की, भी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट के बने भवन। क्या हो जाएगी, ईंटों के बने भवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन है। यहाँ विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं के प्रमुख है, और ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया है। इसमें 4:2:1 यह आपके अनुपात याद रखना, 4:2:1। जो ईंटें हुआ करती थी वो 4 ऐसे, 2 ऐसे और 1 ऐसे। अरे ईंट ऐसे होती है कि नहीं होती, ईंट ऐसे होती है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, ये ईंट ऐसी होती है। तो 4 ऐसे, 2 ऐसे, 1 ऐसे, ठीक है, ये आपके अनुपात की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, लोहे युगीन है, तांबा युगीन है, कांस्य युगीन है। तो यहाँ पे कांस्य युगीन हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे मैंने ये बैकग्राउंड चेंज किया, बताना कि पहले वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है, बता देना कि सर इतने नंबर क्वेश्चन पे आया वो वाला ठीक है, 30 वाला या 10-15 वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण होता है। कांसा किसका बना होता है, अरे ऐसे याद रख लो, देखो मैं आपको याद करवाता हूँ। कांसा तांबा और टिन का बना है। 1 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करवा देता हूँ आपके लिए। जो कांसा है ना, कांसा ये तांबा और टिन का बना है, तांबा और टिन का बना होता है। ये कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से बनी है। और पीतल बना है तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, यहाँ का उठा लो का, यहाँ का उठा लो ता, तो कांता और टीना, कांता और टीना, कांता टीना, ठीक है। तो का से कांसा, ता से तांबा, टीना से टिन। और ये याद रख लो, देखो पिताजी, तो पिताजी।
पिताजी, यानी पित्तल है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है। चलिएगा नेक्स्ट, चलिएगा ये हो गया था आपके। हाँ, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग हुआ। किसका हुआ था? कांसा का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता। ताम्रवती मत बता देना आप। ये तांबा और टिन का मिश्रण है, अभी बताया मैंने। 1400 केंद्रों में खोजा जा चुका है और 925 के अंदर भारत में। ये सभ्यता सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। सिंधु सभ्यता के लोग, अभी 8 क्वेश्चन बच्चे हैं आपके, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्र धातु, तो तांबा और टिन किससे बनता? सीधा यही पूछ रहे, ये साइंस का क्वेश्चन है आपके। देख लो, तांबा और टिन को मिश्रित करके क्या बनाते थे? अभी मैंने आपको बताया कांसा। कैसे? कांता और टिना, ठीक है। का से कांस्य और ता से तांबा और टीना से टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, अच्छा नहीं है, ये पूछा, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लेकिन आजमगढ़ नहीं है, ठीक है। चलेगा, आजमगढ़ कहाँ पे? यूपी में है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी? नगरीय सभ्यता। नगरीय थी, ग्रामीण, तो नगरीय बताओगे। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनोदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ये है अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है, यानी कि यह आजमगढ़ आपके सिंधु सभ्यता में नहीं आएगा। चलिएगा, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है में मुर्दों का टिल्ला होता है, तो ये किस में होता है? सिंधी में। किस में होता है? सिंधी में होता है। चलेगा, ये देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए ना, वे मैंने सभी ले लिए। रेलवे के कितने भी और कोई से भी एग्ज़ाम हुए वो सभी मैंने ले लिए। आपके ग्रुप डी से लगा के जेई तक के, इसमें आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, सारे के सारे शामिल हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टिल्ला होता है। मृतकों का टिल्ला होता है, और ये दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर भी इसे ही माना जाता है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो देख लो कौन से भगवान की नहीं करते थे। तो सिंधु वाले आपके इसकी नहीं करते थे। किसकी? 1 मिनट, थोड़ा पीछे आ गया, ब्रुश यहाँ लगा देता हूँ। चलिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे विष्णु की नहीं करते थे, लेकिन कबूतर की भी पूजा होती थी, लेकिन विष्णु की नहीं करते थे। शिव की करते थे, स्वास्तिक की करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोर पर स्वास्तिक का चिन्ह और एक पर त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन का योग मुद्रा पर बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाईं तरफ हाथी और बाघ है, बाईं तरफ गेंडा और भैंसे का अंकन है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती के उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उर्वरता की देवी मानकर कौन पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा संस्कृति में होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे, नहीं करते थे, ठीक है। तो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, और ये गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कबूतर लगा के आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। अभी हमने देखा, ये देखो एएलपी और टेक्नीशियन, इनका ये है आपके। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते, और मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्नानागार मिला है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता भावचित्रात्मक लिपि में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट, किस वर्ष में जर्मनी, इटली
और पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो ये किया था आपके 1980 में। कब? 1980 में। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविद की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया और 1990 में RS विस्ट ने धोलावीरा में उत्खननों का कार्य प्रारंभ कर दिया। चलिएगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ये देखा जाता था आपके बेल का। तो बेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी इसकी डिटेल हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और ऊर क्षेत्रों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मिले। ये यहाँ से लगा कि यहाँ तक का इम्पोर्टेंट कर देना तो ठीक है, यहाँ तक का। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के कांग, उम्मा और उर क्षेत्रों में, और जो इनके साक्ष्य है ये मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मांडा आपके इससे संबंधित नहीं है, शिल्प से संबंधित नहीं है। चलिएगा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाईं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मांडा कलाओं के उत्पादों से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट में बहुतायत में शिव की चूड़ियाँ के टुकड़े मिले और चनहुदड़ों में वक्राकार ईंटें, एकमात्र वक्राकार ईंटें चनहुदड़ों से मिली। और ये नागेश्वर में शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ और करछिया तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई। तो ये आज की थी आपकी क्लास। बताना कैसी लगी? हम थोड़ा थके हुए थे तो क्लास में आपके आवाज़ वगैरह थोड़ी इसी टाइप की आपको मिली होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे कितना भी थका हो लेकिन आपके लिए सही ढंग से क्लासेज लेके आए। ठीक है, तो आप बताना आपको क्लास कैसी लगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अभी मैंने ना यहाँ पे NTPC के सवाल यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि इन टॉपिकों में NTPC में ज़्यादा सवाल पूछ लिए और बाकी ग्रुप डी में कम पूछे या फिर RPM में और ALP में कम पूछे। तो अब की बार यहाँ से पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये सारे के सारे जो पेपर हैं ये करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो इतने सारे आपको टोटल में आपको 500 प्लस 600 सेट करवाने वाला। कितना? 600 सेट। चलिएगा ये देखो 600 के आसपास 625 ये सारे सेट करवाएंगे। 15,210 क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कल का टॉपिक बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता तो हो गई और पाषाण वाला हो गया। फिर अब आपके कल बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे, चलो यहाँ पे। तो कल एक तो वैदिक सभ्यता हो जाएगी आपके, वैदिक सभ्यता, और एक कर लेंगे हम मध्य जनपद के 4 से 5 क्वेश्चन ही है, लेकिन वैदिक सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता से भी अधिक मिलेंगे। क्लियर? तो आज 38 क्वेश्चन किए और कल देखते हैं कितने होते हैं। जितने भी आए हैं वो सारे के सारे करेंगे आपके सिंधु घाटी से, इसके वैदिक सभ्यता के और मध्य जनपद तक के। चलिएगा, ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।